शन्नो, अरे कहाँ है? कहाँ रहती है आजकल? नजर ही नहीं आती। कहाँ जाऊंगी काकी। बस दोनों बच्चों की देखभाल में पूरा दिन बीत जाता है, समय ही नहीं मिलता। कल भैरव की पुण्यतिथि है, तुझे याद है ना? अरे काकी, ये भी कोई भूलने की बात है भला? मुझे सब याद है। कल ही के दिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। इस मनहूस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी छोटा मत कर शन्नो, सब ऊपर वाले के खेल है। कल भैरव की पुण्यतिथि है और उसके 10 दिन बाद तेरी दीदी और जीजा जी की। अरे कौन जानता था कि किस्मत ये दिन भी दिखाएगी। भगवान ने जो किया वो अच्छा तो नहीं किया काकी, लेकिन इतना बुरा होने के बाद भी मैं अपने बच्चों के साथ और बुरा नहीं होने दे सकती थी। इसलिए अपने बेटे गौरव के साथ साथ मैंने अपनी बहन के बेटे अमन को भी अपना ही बेटा समझकर सीने से लगाकर पाला है। और देखा जाए तो मासी भी तो माँ होती है ना। अरे बड़ी हिम्मत वाली है रे शन्नो तू। ऐसी मुसीबत के समय पर तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आदमी के बिना अपनी औलाद को ही पालना मुश्किल होता है, और तूने तो अपनी बहन के लड़के को भी अपना लिया। देखो काकी, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। जैसे भैरव के जाने के बाद हमारा जीवन सूना हो गया, वैसे ही दीदी जीजा जी के जाने के बाद इस अमन के जीवन में आखिर बच्चा ही क्या था। अगर मैं इसे गोद ना लेती तो न जाने क्या होता इस बच्चे का। मेरा तो सोच कर ही कलेजा कांप जाता है। अब तो ये दोनों ही मेरी जान है और जीने का मकसद भी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं इन बच्चों के लिए करूँगी, बाकी उनकी किस्मत है। ऊपर वाला इतना कठोर नहीं हो सकता। अब सब अच्छा ही होगा बिटिया, तुम बिल्कुल चिंता न करो और बस अपना फ़र्ज़ निभाती रहो। आज जीवन में कष्ट है, संघर्ष है। एक बार ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे जीवन में खूब खूब शांति होगी। देखना, पलकों पर बिठा कर रखेंगे दोनों बेटे तुम्हें। शन्नो और उसकी बहन रज्जू की शादी एक ही शहर में हुई और जल्द ही दोनों एक एक बेटे की माँ बन गई। लेकिन दोनों बहनों की खुशियाँ शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी। पहले तो गंभीर बीमारी के कारण शन्नो के पति भैरव की मौत हो गई, जिसके कारण शन्नो अपने बेटे गौरव के साथ दुनिया में अकेली रह गई। बेचारी पति के मौत के गम से अभी उभरी भी नहीं थी कि अचानक दीदी जीजाजी की एक्सीडेंट में मौत होने की खबर आ गई, जिससे दुनिया ही उजड़ गई थी शन्नो की। लेकिन इस समय उसे अपने दुख से ज़्यादा रज्जो के नन्हे से बच्चे अमन की चिंता थी। माँ बाप के जाने के बाद वो तो बिल्कुल अनाथ हो गया था और वो अपनी बहन के बच्चे को एक अनाथ की तरह पालते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो रज्जो के बेटे अमन को भी अपने घर ले आई और दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश करने लगी। सबसे पहले तो मुझे कमाई का कोई साधन ढूंढना होगा। ऐसे कैसे मैं अकेले दो दो बच्चों की परवरिश कर पाऊंगी। शन्नो में कपड़े सिलने का हुनर था, इसलिए वो अपनी एक टेलरिंग शॉप खोल लेती है। भगवान की मेहर है कि मेरी दुकान अच्छी चल निकली है। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शन्नु के दोनों बेटे बड़े होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर बोया हुआ बीज फलदार पेड़ बन जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। कुछ पेड़ों की चाहे जितनी देखभाल कर लो, लेकिन उनमें फल कभी नहीं आते। बेचारी शन्नु इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन बच्चों को उसने मेहनत और संस्कारों के साथ पाला था, वो आने वाले समय में नालायक साबित होने वाले थे। गौरव, तेरी पढ़ाई तो अब पूरी हो गई है बेटा। अब तू कोई नौकरी ढूंढ ले ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। अब मुझसे ना ज़्यादा देर बैठ कर सिलाई का काम नहीं होता। ठीक है माँ, मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं अमन से भी बात करती हूँ, उसे भी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो तुम दोनों मिलकर मेरा सहारा बन सकते हो। अरे नहीं नहीं माँ, अमन की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अभी से वो नौकरी के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद तो जीवन भर उसे नौकरी ही करनी है। तब तक मैं हूँ ना, घर के खर्चों में आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, ऐसे ही प्यार और अपनेपन से रहोगे ना तो हमेशा मजबूत रहोगे। तुम दोनों का प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और अपनी ताकत को हमेशा अपने साथ रखना। कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम दोनों भाई एक दूसरे के साथ हमेशा रहना। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, बहुत मेहनत कर लिया आपने, बहुत कष्ट सह लिए, लेकिन अब आपका सुख का समय आ गया है। अब आप देखना, हम दोनों भाई नौकरी करेंगे और आप घर में बैठकर आराम से राज करना। माँ की बात मानकर बड़े बेटे गौरव ने जल्दी ही एक नौकरी ज्वाइन कर ली।
अच्छी तनख्वाह मिलने के कारण धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा था। माँ, कब तक आप हमें खाना बनाकर खिलाती रहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भैया के लिए एक सुंदर सी भाभी ले आनी चाहिए। बात तो तेरी ठीक है बेटा, जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर गौरव के हाथ पीले कर देते हैं। और वैसे भी गौरव की शादी होगी तभी तो तेरा नंबर आएगा। मैं सब समझ रही हूँ शैतान कि गौरव की शादी करवाने के लिए तू इतना उतावला क्यों हो रहा है। अरे माँ, क्या तुम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चू, मुझे फंसवा कर खुद कह रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। ठहर जा तू, मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद साल भर के अंदर तेरा भी बैंड ना बजवाया तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। भगवान कभी नज़र ना लगे मेरे दोनों बच्चों को किसी की। दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्द ही गौरव के लिए शन्नू को एक अच्छी लड़की मिल जाती है और इधर छोटे बेटे अमन की भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। देखते ही देखते शन्नू के दिन बदलने लगे थे। घर में एक बहू आ गई थी और दोनों बेटों की कमाई आने के कारण घर के तो रंग ढंग ही बदल गए थे। अरे किसी चीज़ की कमी है क्या हम लोगों के घर में? एक एसी क्यों नहीं लगवा सकती मेरे कमरे में? गर्मी में तपना पड़ता है रोज़। एसी लगेगा तो फिर तीनों कमरों में लगेगा ना, अकेले तुम्हारे कमरे में तो नहीं लगेगा। और माँ इतनी फिजूल खर्ची करने की मुझे कभी इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, एसी लगाना फिजूल खर्ची है? इस हिसाब से तो सारी दुनिया फिजूल खर्ची कर रही है, एक तुम्हारी माँ को छोड़कर। देखो सीता, मेरी माँ ने बहुत तकलीफ से पाल पोस कर हमें बड़ा किया है और वो पैसे की वैल्यू समझती है, इसीलिए फिजूल खर्ची करने के लिए हमें मना करती है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम इतने गरीब माँ के बेटे हो। और ठीक है ना, जब गरीबी थी तब थी, अब तो नहीं है ना। तुम्हारी माँ को ज़्यादा भूखमरी से जीने का शौक हो तो वो जिए, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने वाली हूँ, पहले से बता रही हूँ। देखो सीता, थोड़ा सा समझदारी से खर्च करने में बुराई क्या है, और माँ तो हमारा बुरा नहीं चाहती। अरे ये क्या बात हुई? अगर माँ का पल्लू पकड़ कर ही चलते रहना है तो ये आदमी शादी क्यों करते हैं? एक लड़की की ज़िंदगी खराब करने के लिए? कोई भी चीज़ खरीदने को बोलो तो सबसे पहले माँ 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 बीच में आ जाती है। इसकी माँ ने बहुत गरीबी देखी, इसका मतलब बहू भी गरीबी में ही जिए। क्यों? ऊपर से जितनी भी सैलरी मिलती है पूरी की पूरी माँ के हाथ में ले जाकर थमा देते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो इनकी गरीब माँ ही इस घर पर राज करती रहेगी और मैं उनके आगे पीछे घूमती रह जाऊंगी। कुछ दिन बाद, सच सच बताइए गौरव, क्या अमन आपका सगा भाई नहीं है? अरे इतनी बड़ी बात छुपाई आप लोगों ने मेरे परिवार से। अमन मेरा सगा भाई हो या सौतेला, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और मेरे लिए अमन मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। जब मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है तो तुम्हें भी ये सब बातें अपने मन से लगाने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझ में और अमन में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अरे बेवकूफ़ हो तुम, पट्टी बंदी है तुम्हारी आंखों पर माँ के नाम की। माँ के जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाली है। ये कड़वा सच है कि बड़े बुजुर्गों को हमसे पहले दुनिया छोड़कर जानी होती है, इसलिए समय रहते अपने जीवन में सुधार ले आओ, वरना बाद में सर पकड़ के रहोगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मैं कोई फिजूल की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसी ये दुनिया नहीं है। और तुम्हारा छोटा भाई हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कल को जब उसकी बीवी आएगी तो ज़रूरी नहीं ना कि वो तुम्हें अपने सगे जेठ की तरह मान सम्मान दे। और सौतेला सौतेला ही होता है। आज के ज़माने में सगे भाई को कोई पूछता नहीं, तुम्हें कौन पूछेगा? गौरव ने पत्नी की बातें सुनकर उसे दूसरे कान से निकाल दिया था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ को भी चिल्ला चिल्ला कर 100 बार बोला जाए ना तो वो भी सच्ची लगने लगता है। पत्नी सिया ने अब ये रोज़ का ही काम बना लिया था। गौरव के ऑफिस से लौटने के बाद वो वही सगे सौतेले वाली बातें लेकर बैठ जाती। बेटा, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही हूँ कोई ढंग की लड़की देखकर अमन की भी शादी कर दूँ, उसके बाद तुम अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लेना बेटा। मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा और मैं भार मुक्त हो जाऊंगी। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? हम बोझ है क्या आपके ऊपर? आपने हम दोनों को बोझ समझ कर पाला है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों बोझ नहीं हो, तुम तो मेरी जान हो। जब तुम्हारे पापा गए ना, मैंने तो तभी जीना ही छोड़ दिया था। बस अब तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ। अपने आप से एक वादा किया था कि तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बस इस कर्तव्य से मुक्त होने की बात कर रही हूँ बेटा। जल्दी ही छोटे अमन के लिए भी प्रेरणा नाम की एक लड़की मिल जाती है और शादी करके प्रेरणा शन्नू के घर आ जाती है। एक बात बताओ, गौरव भैया और भाभी का कमरा तो हमारे कमरे से बहुत सुंदर है,
उनका कमरा हमसे बड़ा भी है और उनके कमरे में तो अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। ये तो बहुत गलत बात है ना कि मम्मी जी ने हमें ये छोटा सा कमरा दिया और भैया भाभी को वो आलीशान रूम दे रखा है। पत्नी की बात का अमन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद प्रेरणा को पता चलता है कि शन्नो अमन की माँ नहीं मासी है और उसी दिन से शन्नो के मन में खटास पड़ जाती है। अब समझ में आया कि माँ जी ने हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया। अपने सगे बेटे को तो इतना बड़ा कमरा दे दिया और हमें ये छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा पकड़ा दिया। सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला, कोई लाख कहे वो फ़र्क नहीं करते, लेकिन फ़र्क तो महसूस हो ही जाता है। बेटा गौरव, अमन तुझसे छोटा है, अभी उसकी सैलरी भी तुझसे कम है। तो ऐसा कर बेटा, घर खर्च में तू ही ज़्यादा हिस्सा दे दिया कर। नई नई शादी है उसकी, कहीं घूमने फिरने में भी तो खर्च होता होगा ना। ये क्या बात हुई माँ जी? मैं देख रही हूँ आप तो हर समय बस अमन अमन करती रहती हैं। अगर बीवी के खर्च उठाने की हैसियत नहीं है तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अब अगर शादी की है तो अपने खर्चे खुद उठाए। और माँ जी, वो कौन सा आपका सगा बेटा है? आपने एहसान कर दिया जो पाल पोस दिया, अब उन्हें अपना देखने दो ना। आपको क्या लगता है भाभी, ये सगा और सौतेले का फ़र्क सिर्फ आप ही को महसूस हो रहा है, मुझे नहीं? अरे माँ जी तो पहले से ही सगे और सौतेले में फ़र्क करती आई हैं। अगर फ़र्क ना करती तो आपको इतना बड़ा कमरा और मुझे ये छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा थोड़ी ना देती। आप तो महारानियों की तरह अटैच बाथरूम वाला रूम इस्तेमाल कर रही हो और मुझे मिला है ये सीलन से भरा कोप भवन। बेटा, मैंने तो तुम दोनों के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये पुराने समय का बना हुआ मकान है। गौरव की शादी पहले हुई इसलिए उसको बड़ा कमरा मिल गया, तुम्हारी शादी बाद में हुई तो बचा हुआ कमरा तुम्हें दे दिया। इस तरह की बातों को अपने मन से क्यों लगाती हो बेटा? अच्छा, और भाभी को जो पुश्तैनी 9 लाख हार दिया है आपने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये मत कहना कि एक ही हार खरीदने की हैसियत थी इसलिए गौरव की शादी पहले हुई तो उसे दे दिया। बेटा देख, वो 9 लाख हार मुझे मेरी सास ने दिया था। गौरव की शादी के समय छोटा कमाता नहीं था और मैंने भी सालों से काम छोड़ दिया था तो हाथ तंग था, इसलिए उसे मैंने अपने जेवर दे दिए। तेरी शादी के समय तंगी नहीं थी इसलिए तुझे खरीद कर जेवर चढ़ाया। ऐसी ओछी बातें कैसे कर सकती हो तुम? मैं ओछी बात नहीं कर रही हूँ माँ जी, अपना अधिकार मांग रही हूँ। अगर आप हमें सौतेला ना मानती तो ज़रूर अपने पुश्तैनी गहनों में से आधा हिस्सा मुझे देती। छोटी बहू, तुझे समझाना मेरे लिए संभव नहीं। मेरे मन में कोई खोट नहीं, बाकी तुम्हें जो सोचना है समझना है समझ सकती हो। कमरे में देख लिया आपने, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं अमन की शादी को और उसकी बीवी ने अपने रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, अब इस घर की एकता ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी माँ भी ना अमन का ही साथ देगी। छोटा छोटा करके उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है अमन को। अरे 1 मिनट नहीं रह सकती माँ उसके बिना। अगर कल को इस घर के हिस्से करने की बात आई ना तो माँ जी अमन के साथ ही जाएंगे, आप देख लेना। मेरी बातें सुनने में कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ ना सच बोलती हूँ। आप ही बताइए, अगर कल को आप में और गौरव भैया में से किसी एक को चुनना होगा तो माँ जी किसे चुनेंगी? अरे अपनी बहन के बेटे के लिए अपने सगे बेटे का साथ थोड़ी ना छोड़ देंगी। पालना पोसना अलग बात होती है और जीवन भर साथ निभाना अलग। ये छोटी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? तुम ठीक कहती हो, शायद मैं ही अंधा था जो आज तक भैया भैया करके उनके प्रेम में पागल रहा। मुझे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सौतेला भाई कभी अपना नहीं हो सकता। देखो, वैसे तो तुम्हारी माँ के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ले देकर बस एक मकान है। अगर ये मकान भी हमारे हाथ से चला गया ना तो सोच लो हम जीवन भर क्या करेंगे। हमारे सर से तो छत भी छिन जाएगी। कानून भी तुम्हारे भाई को ही ये प्रॉपर्टी देगा, तुम्हें नहीं, क्योंकि वो असली बेटे हैं तुम्हारी माँ के, तुम नहीं। तुम्हारा कोई क्लेम ही नहीं है इस प्रॉपर्टी पर। इसलिए समझदारी इसी में है कि माँ को अपनी तरफ करके ना आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हम क्या सड़कों पर भीख मांगेंगे? जब से दोनों भाइयों की शादी हुई थी, न जाने शन्नो के घर की हवा में क्या जहर घुल गया था कि अब तो लगभग हर रोज़ ही घर में सगा सौतेला तेरा मेरा जैसी बातों पर लड़ाई झगड़ा और बहस होती रहती। अरे शन्नो, क्या बात है? देख रही हूँ दिन पर दिन तेरी सेहत ढलती जा रही है। अरे तबीयत खराब रहती तो जाकर डॉक्टर को दिखा ले। क्या बताऊं काकी, मेरी तकलीफ़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है।
ऐसी बात क्यों करती है बिटिया? अरे काकी, सारी उम्र इस उम्मीद में बिताई कि कल को बच्चे बड़े होंगे तो घर में सुख शांति आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिन बच्चों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, कल को वही बच्चे माँ का त्याग भुला देंगे। आपको पता है काकी, आजकल तो घर में रोज़ मकान के बंटवारे के लिए महाभारत हो रही है। दोनों को ऐसा लगता है कि मैं मकान दूसरे के नाम कर दूंगी, इसलिए कहते हैं कि मकान का बंटवारा करके उन्हें अलग कर दूं। शन्नो अभी काकी से बात कर रही थी कि अचानक वो चक्कर खाकर ज़मीन में गिर पड़ती है। काकी आनन फानन में शन्नो को अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन आपको अब अपना पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। गौरव, अमन, यहाँ आओ बेटा। आज तुम्हें खास बात बतानी है, इनसे मिलो। ये मेरे वकील साहब हैं। जब तुम दोनों अपने अपने हिस्से के लिए घर में लड़ाई झगड़ा करने लगे ना, तब मैंने एक वसीयत बनाई थी। वकील साहब तुम्हें मेरी विल पढ़कर सुनाएंगे। देखिए, माता जी की वसीयत के अनुसार इनका जो मकान है वो आप दोनों के बीच में आधा आधा बांटा जाता है, लेकिन उस मकान के अलावा उनकी जो बाकी की 4 प्रॉपर्टी है उस पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इन्होंने उसके मालिकाना हक एक अनाथ आश्रम को ट्रांसफ़र कर दिए। क्या माँ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी और आप सारा जीवन खुद को गरीब कहती रही? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? आपके पास 4 प्रॉपर्टी है और वो आप किसी अनाथ आश्रम को क्यों दे रही है? उन पर तो हमारा अधिकार हुआ ना। माँ, आप तो सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। हमें तो हमेशा से यही पता था कि हमारी माँ बहुत गरीब है। आपके पास इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि बेटा, प्रॉपर्टी से पेट नहीं भरता। सिलाई में अपना घर चलाने के लिए करती थी, और वो प्रॉपर्टी मैंने जीवन भर इसलिए बचा कर रखी ताकि समय आने पर वो प्रॉपर्टी तुम दोनों के काम आ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे ऐसे निकलेंगे। खैर, तुम मेरी प्रॉपर्टी के लायक नहीं हो। वो प्रॉपर्टी अब अनाथ बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के काम आएगी। गौरव और अमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मधु की मौसी सास पहली बार उनके घर रहने आ रही थी। मधु की सास मनीषा जी सुबह से मधु को हिदायतें दे रही थी। सुनीता को ये पसंद है, वो पसंद है। जब तक वो रहे तब तक उसकी पसंद, उसकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक 1 बजे सुनीता जी अपनी बहन के घर पहुंच गई। दोनों बहनें आपस में मिलकर बहुत खुश हुई। अरे दीदी, कितनी कमजोर लग रही हो। मधु, तुम दीदी का ठीक से ध्यान नहीं रखती क्या? आते ही ताना देना शुरू। प्रणाम मौसी जी, कहते हुए मधु ने मौसी सास के पैर छूकर उन्हें पानी दिया व हालचाल पूछने लगी। अरे मधु, तू तो बहुत बातें करती है। बातों से ही पेट भरेगी क्या मेरा? जी अभी खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए, कहकर मधु रसोई में चली गई। दोनों बहनें भोजन करने के बाद बातें करने लगी। तब तक मधु ने रसोई का सारा काम खत्म करके खुद का भी खाना खा लिया। थोड़ी देर आराम करने का सोच वो कमरे में जाकर लेट गई। उसकी हल्की सी झपकी लगी ही थी कि मनीषा जी ने आवाज दी। मधु, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गई सोते हुए। चाय का समय हो गया है, साथ में पकौड़े भी बनाकर लाना। सुबह से काम में लगे लगे मधु थक गई थी। फिर भी उसने उठकर चाय बनाई और मनीषा जी के कमरे की तरफ जाने लगी कि दोनों बहनों की काना फुसी सुनाई दी। दीदी, तुम बहुत भोली हो। बहू को बहुत सर पर बिठा रखा है, तभी तो अभी तक चाय लेकर भी नहीं आई महारानी। देखो तो उठी या अभी तक सो रही है। मैंने पवन के लिए मेरी बुआ सास की लड़की का रिश्ता बताया था, मगर तुमने एक ना सुनी। पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी तुम्हें और पवन को। भूख तो अब आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों से काम धाम तो ज्यादा बनता नहीं, बस मोबाइल में लगी रहती है। अब तुम ही बताओ, क्या मधु मोबाइल में नहीं लगी रहती? हाँ, लगी तो रहती है। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। करती रहो काम। अभी 2 साल में ये हाल है, आगे तुम उसकी सेवा करना और वो मेवा खाएगी। मेरी मानो, अब सब काम करना छोड़ दो और ठाठ से रहो। बहुत कर लिया काम। बहुओं की जितना आगे आगे करो उतना कम है। मैंने तो तुम्हें फोन पर ही इतना समझाया, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं।
इसीलिए मिलने के बहाने आना पड़ा मुझे। मधु को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब मधु को समझ में आ रहा था जो मम्मी जी शुरू शुरू में मेरा इतना ध्यान रखती थी, कुछ समय से उनके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। मम्मी जी के मन में ये कड़वाहट मौसी जी ने भरी है, तभी तो मधु के सभी कामों में मनीषा जी आए दिन नुक्स निकालती रहती हैं, जिसके कारण कई बार बात का बतंगड़ बन जाता है और न चाहते हुए भी मधु को बोलना पड़ जाता है। बचपन से ही गलत को सहन ना करने वाली मधु को कई बार सबके सामने अपमान का घूंट पीना पड़ता था, जो उसे बहुत बुरा लगता था। मगर बड़े हैं, कौन बहस करे सोचकर चुप रह जाती थी। उसका मानना था कि किसी को ये हक नहीं कि वो दूसरे के लिए गलत बोले या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। मगर सास से कुछ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मौसी जी दिन भर फोन पर मम्मी जी के कान भरती है, इसी कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा था। अब ये 8 दिन रुकेंगी तो न जाने क्या क्या सिखा कर जाएंगी। अब तक चाय ठंडी हो गई थी, वो दोबारा जाकर गरम कर कर ले आई। सुनीता जी पूरे 8 दिन अपने बहन के यहाँ रही। इन 8 दिनों में उन्होंने मधु का जीना मुश्किल कर दिया था। पवन के सामने तो मीठी मीठी बातें करती, पर उसके जाने के बाद बात बात में अपनी बहन के मन में जहर घोलती रहती। पवन अपनी मौसी के स्वभाव से अच्छे से परिचित था। आज सुबह सुनीता जी विदा हुई तो मधु ने चैन की सांस ली। शाम को पवन भी जल्दी घर आ गया था। पवन माँ और मधु के बीच सब ठीक करना चाहता था। सब चाय पी रहे थे कि मधु की ननद पवित्रा का फोन आया, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। माँ कैसी हैं आप? अरे कैसी रहूंगी, ठीक ही हूँ। अभी 8 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। तेरी मौसी आई थी ना, आज ही गई है। अब अकेलापन है और मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ। अरे माँ, बोर क्यों हो जाती हो? भाभी है ना, और फिर घर में ढेरों काम भी तो होते हैं। मेरी भी सास है, उन्हें तो समय ही नहीं मिलता। सुबह पाठ, पूजा, मंदिर, उसके बाद मेरे साथ किचन के कामों में हाथ बटाना। गृहस्थी के सारे काम यही देखती है। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे साथ बैठकर बातें करती है, मुझे नई नई चीजें सिखाती हैं। मैं दोपहर में ऑफिस जाती हूँ ना, तो मेरी चीजों को संभालना, कपड़े प्रेस करना, यहाँ तक कि उन्हें अलमारी में जमा देना, सारे काम करके रखती हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो। आगे से आगे मुझे सब सामान ला कर देना, मेरी पसंद नापसंद सबका ध्यान रखती हैं। रात के खाने में भी मेरी मदद करती है। मेरे शौक को पूरा करने के लिए भी कभी रोक टोक नहीं लगाती। अपनी माँ और बहन की बातों को पवन बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि फोन स्पीकर पर था। अरे मेरी बहू तो कुछ समझती ही नहीं है। करोड़पति बाप की बेटी है ना, पढ़ी लिखी है, मगर काम धंधा कुछ नहीं करती। फिर उसे क्यों मैं इतनी सहूलियत दूं? माँ की बात सुनकर पवन बीच में ही बोल दिया। एक पवित्रा की सास है जो अपनी बहू का ध्यान रखती है। अभी सुना ना आपने सब, और क्या मैं नहीं देख रहा हूँ माँ? तुम कितना अपनी बहू का साथ देती हो। अगर मधु अपने मन का कुछ भी करे तो तुम्हें खटकता है। वो बीमार हो जाए तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाय पानी तक नहीं पूछती। और तुम ये जो कहती हो ना कि वो कोई काम धंधा नहीं करती, दिन रात मोबाइल में लगी रहती है, वो अपना ऑनलाइन काम करती है। हमेशा तुम्हारी फरमाइश और आदेशों को पूरा करती है। कभी तुम भी उसकी पसंद का ध्यान रखो। अरे कभी पास बिठाकर कोई सलाह मशवरा करो। हमेशा मीन मेक निकालती रहती हो। अरे इंसान सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता, उसे भी सिखाओ ना। कभी उसके मन को भी सुन समझ लिया करो, तो अपने आप रिश्तों में पहले जैसी मिठास आ जाएगी। पर तुम तो मंत्रा मौसी सुनीता जी के कहने में आकर अपने ही घर की सुख शांति नष्ट करने पर तुली हो। मधु को पवन के इतना बोलने की उम्मीद नहीं थी। आज पहली बार मधु की सास के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। बेटे ने आईना जो दिखा दिया था। रात भर मनीषा जी को नींद नहीं आई। आज पवन की कही बातें उनके दिमाग पर हथौड़ी की तरह चल रही थी। आज उन्हें भी एहसास हो रहा था कि वास्तव में सुनीता के कहने में आकर उन्होंने अपनी बेटी जैसी बहू से बहुत खराब व्यवहार किया था। सही तो कह रहा है पवन। पहले वो मेरे साथ बाजार जाती थी, बातें करती, सलाह लेती, मेरा ध्यान रखती। ध्यान तो अब भी रखती है, किंतु मूर्खतावश मैंने खुद ही अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। जबकि मुझे सुनीता का स्वभाव तो पहले से ही पता था। उसकी ना तो अपनी सास से बनी ना बहू से, यहाँ तक कि उसके इस स्वभाव से उसके बेटी के भी अपने ससुराल में रिश्ते खराब हो चुके हैं। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। सुबह उठी तो एक नई शुरुआत के लिए एक नई सोच के साथ,
जिसके बाद वो रोज जिन बातों पर चिढ़ती थी आज उन सब बातों पर शांत रही, जिसे देख बेटे बहू को बड़ा अचरज हुआ। माँ क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? ये सुनते ही मनीषा जी भावुक हो गई। तू सही कह रहा था बेटा, सुनीता की बातों में आकर मैंने अपने घर को बिगाड़ा है। अब मैं ही सही करूंगी, मुझे माफ कर दे बहू। मधु भी भावुक हो गई और वो भी रो पड़ी। आज मनीषा जी को जो सुख अपनी बहू को गले लगाकर मिल रहा था, उसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी लग रही थी। अमीर बहू वर्सेस गरीब बेटी। शुक्ला जी की बेटी कविता की शादी आशीष के साथ हुई। आशीष एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काफी पैसे वाला भी। शुक्ला जी बड़े बिजनेसमैन थे और उनका परिवार भी काफी पैसे वाला था। शुक्ला जी का बेटा था अभिषेक और उनकी बहू का नाम था रूपाली। पैसों की कोई कमी ना होने की वजह से शुक्ला जी, उनकी बहू, बेटे और दूसरी तरफ उनकी बेटी की जिंदगी काफी मजे से गुजर रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन आशीष और कविता शुक्ला जी के घर आए। अरे आओ आओ दामाद जी, कैसे हैं आप? और कविता बेटा कैसी हो तुम? क्या बताएं पापा, बताने जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। पापा जी, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे लाखों का घाटा हो गया है। अरे अरे, लेकिन अचानक कैसे? बात क्या हुई, बताओ मुझे। एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला था पापा जी, और टाइम पर पूरा नहीं कर पाया। इसकी वजह से दूसरे क्लाइंट ने भी अपना ऑर्डर वापस ले लिया। अब तो सड़क पर आने की नौबत आ गई है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं कहते। अरे भाई, जब तक मैं हूँ तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, आप कब तक हमारी मदद करेंगे? अरे जब तक हो सकेगा बेटा। तुम मेरी हो, आशीष जी मेरे दामाद है। तुम दोनों को अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। बताओ क्या मदद चाहिए? पापा जी, आप बस इतना कर लीजिए कि कुछ दिनों के लिए कविता को यहाँ आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। दामाद जी, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरे एक पार्टनर के साथ कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कविता को अपने साथ रख सकूँ। कोई बात नहीं, बेटी है मेरी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ रहेगी। आशीष कविता को वहां छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये बात शुक्ला जी की बहू रूपाली को अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, कविता अब देखो, इतने दिनों से मायके में रह रही हो तुम, थोड़ा काम में भी हाथ बटा दिया करो। हाँ हाँ भाभी, बताइए ना, क्या करना है मुझे? वो क्या है ना कविता, बहुत दिनों से कुक के हाथ का खाना खाकर बोर हो गई हूँ, और अभिषेक भी कह रहे थे कि उनको मेरे हाथ का खाना खाना है। तो भाभी आप बना दीजिए ना भैया के लिए खाना। अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी गर्मी में कौन खाना बनाएगा? और वैसे भी तुम यहाँ हमारे साथ रहती हो, इतना तो तुम कर ही सकती हो। एक काम करो, आज का खाना तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना देती हूँ। अपने भाई के लिए खाना बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद, और अभिषेक बेटा, रूपाली को घर आए बहुत दिन हो गए, जरा उसे शॉपिंग पर तो ले जाओ। देखो कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पापा, मैं कविता को बोल देता हूँ, वो रूपाली को शॉपिंग पर ले जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। देखो बेटा, कविता को पैसे दे देना और उससे कहना कि रूपाली के सामने ये ना जताए कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। अरे पापा, उसकी चिंता मत करिए। और फिर कविता रूपाली को लेकर बाजार जाती है। ये देखो, इनमें से कौन सा ड्रेस पसंद है, खरीद लो। वैसे भी पैसे तुम्हारे भाई ने दिए हैं। भाभी, मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद है, मैं इसे खरीदूं? अरे पूरे 5,000 का ड्रेस है। पसंद करने से पहले कम से कम उसका रेट तो देखना चाहिए, और वैसे भी अपनी औकात के हिसाब से चीजें खरीदनी चाहिए। सॉरी भाभी, चलिए रहने दीजिए, वैसे भी अब मेरा ड्रेस खरीदने का कोई मन नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो शॉपिंग करनी है। ये ड्रेस मैं खरीद लेती हूँ, वैसे भी हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। सही कहती हैं भाभी, और भगवान न करे आपको कभी पैसों की कमी आए। कविता बात बात पर रूपाली को नीचा दिखाती है। एक दिन कविता की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है भाई, तुम तो रानियों की तरह रहती हो। सोचिए भाई, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, क्या कमाल का पैसे वाला ससुराल मिला है। सही कहती हो तुम। इनसे मिलो, ये मेरी ननद है रूपाली। हेलो, कैसी हैं आप? आप यहीं रहती हैं क्या? अरे इससे क्या पूछ रही हो? इस बेचारे की किस्मत तो बहुत बुरी निकली। पापा जी ने इतने पैसे वाले घर में शादी कराई, लेकिन आप देखो गरीबी के दिन झेलने पड़ रहे हैं।
गरीबी के दिन? क्या मतलब? अरे कोई मतलब नहीं, भाभी की मजाक करने की आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है। ओहो, अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे पति का बिजनेस सड़क पर आ चुका है और तुम्हारे पास अपने खुद के कपड़े खरीदने तक के भी पैसे नहीं है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारी ननद है और हम बाहर के लोग। कम से कम इस तरह हमारे सामने तुम अपनी ननद की इंसल्ट तो मत करो। तुम लोग मेरी सहेलियां हो या इसकी? अरे एक तो मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रही थी अपनी गरीब ननद को दिखाकर, ऊपर से मुझे ये सलाह दे रही हो। देखो, हर इंसान का अपना एक वक्त होता है। आज अगर तुम्हारी ननद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कल को सब ठीक भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। भाभी रूपाली को टॉर्चर करती है और बात बात पर उसे नीचा दिखाती है, सबके सामने उसका अपमान भी करती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और एक दिन आशीष वापस लौट कर आता है। अरे आओ दामाद जी, आपके चेहरे की चमक देखकर लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ पापा जी, सब आपका आशीर्वाद है। मेरा काम फिर से पहले जैसा हो चुका है। अब मैं कविता को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे। लेकिन पापा जी, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हैं। कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊँ बेटा, वो अभिषेक के ऊपर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया है और इसी चक्कर में सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बहुत गलत हुआ पापा जी, लेकिन आप चिंता मत करिए। आपने बुरे वक्त में हमारा ख्याल रखा, अब मैं आपकी मदद करूंगा। तभी वहां पर अभिषेक भी आ जाता है। पापा बहुत बुरा हुआ, पुलिस ने हमारी फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया है। अब क्या करेंगे हम? ओहो, अब क्या होगा? मेरी शॉपिंग, पार्टीज, कैसे होगा ये सब? बहू, यहाँ बिजनेस बंद होने को आया है और तुम्हें अपनी पार्टीज की पड़ी है। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशीष सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा वकील है, मैंने उससे बात कर ली है। अभिषेक, बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर लगाया हुआ झूठा केस वापस ले लिया जाएगा और तुम्हारा बिजनेस फिर से पहले की तरह चल पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही होता है। आशीष के दोस्त की मदद से अभिषेक का बिजनेस अच्छा हो जाता है। रूपाली, आशीष जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। आपके बुरे दिनों में मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं भाभी, हमने आपको माफ किया, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगी, अमीरी और गरीबी तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। इसकी वजह से हमें कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए।